हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो आज मैं आपके सामने फिर से केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेके तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि भैया हमारा कंसेप्ट भी साथ साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, सीडीएस के एग्जाम में आ चुके हैं, कई बार एफकैट के एग्जाम में भी यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो एफकैट का ट्रेंड रहा है आजकल का, जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें क्या हो रहा है कि भैया केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की नहीं और चीज़ों के साथ मिक्स करके, जैसे अगर आपने रिसेंटली एग्जाम दिए होंगे 1-2 ईयर में, तो आपको पता होगा पिछली बार जो एफकैट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें ऐसे पूछ लिया था कि भैया गांधी जी ने जो दांडी यात्रा में, ठीक है, नमक कानून थोड़ा वहाँ पे था कि भैया दांडी मार्च में जो भी उन्होंने एक केमिकल कंपाउंड बनाया था वो कौन था, तो वहाँ पे ऑप्शन में NaCl भी था। तो अब इसको हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री को जोड़ दिया गया है ना। अब जिसको पता होगा कि दांडी मार्च में क्या करा था भैया, है ना, उसको अगर पता होगा नमक कानून तोड़ा था भैया, नमक बनाया था समंदर के पानी से, है ना, तो उसको अगर नमक का फॉर्मूला नहीं पता है, थोड़ी केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है, तो वो भी फंस गया, है ना। जिसको नमक का फॉर्मूला पता है लेकिन ये नहीं पता कि भैया नमक बनाया, वो भी फंस गया। लेकिन एफकैट में डायरेक्टली भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सीडीएस में तो भैया पूरा का पूरा सेक्शन, एनडीए में पूरा का पूरा सेक्शन किसका होता है, केमिस्ट्री का होता ही होता है। ठीक है, सीएपीएफ इन एग्जाम्स में तो ये साइंस आती ही आती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से इनको कंसेप्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प कर सकते हैं, एक एक करके इनको देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है कि भैया ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ। तो भैया कहता है जो ब्लू लिटमस पेपर है वो लाल कब हो जाता है, किसके सोल्यूशन में लाल हो जाता है। ऑप्शन में हमारे पास एसिड है, बेस है, सोल्ट है या एम्फोटेरिक सोल्यूशन है। सबसे पहले समझेंगे भैया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, और एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में क्या क्या फर्क है। ठीक है, तो भैया एसिड और बेस, ठीक है, तो पहले लेमन लैंग्वेज में कहें तो ऐसी चीज़ जो क्या करती है, सोर खट्टी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, एसिड होती है। और ऐसी कोई चीज़ जो बिटर या कड़वी होती है वो क्या होती है भैया, वो चीज़ क्या होती है, बेस होती है। लेकिन सारी चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं है। अगर ये अप्लाई होता भी तो आप हर एक चीज़ को चखने तो नहीं बैठते ना। लेट अस सपोज साइनाइड का आपने टेस्ट करना है तो उसको चखोगे तो बस काम खत्म, है ना। तो ये चीज़ें तो हम नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली नहीं है। पहली बात, सारी चीज़ों को टेस्ट से हम लोग पता नहीं कर पाते। कई चीज़ें खट्टी हैं लेकिन वो एसिड नहीं होंगी, है ना। अगर देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी इतना सिंपल था नहीं, तो इसके लिए एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की ज़रूरत थी। तो हम देखते हैं 3 लोगों ने अलग अलग यहाँ पे कंसेप्ट दिए, ठीक है, और तीनों लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, है ना, लेकिन चीज़ सेम ही है। ये ज़्यादातर चीज़ों पे अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अरहेनियस ने अपना कंसेप्ट दिया, और अकॉर्डिंग टू अरहेनियस डेफिनेशन, ठीक है, अब यहाँ पे अरहेनियस डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो क्या कहलाने लायक होगी, एसिड होगी। अब एसिड उसने कहा, एसिड क्या होते हैं, अरहेनियस ने कहा ऐसी चीज़ें होती है जब इनका सोल्यूशन बनाया जाता है, एक्वा सोल्यूशन। तो एक्वा का मतलब वाटर, ठीक है, और वाटर में जब इनका सोल्यूशन बनाया जाता है तो ये क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रही है वाटर में, वो क्या होगी, एसिड होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम देखते हैं, उसने कहा बेस क्या होगा। तो भैया बेस वो चीज होगी जो OH नेगेटिव आयन, कौन सा आयन, OH नेगेटिव आयन वाटर में रिलीज करेगी। ठीक है, तो वो क्या होगी, बेस होगी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं अगर HCl को, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास HCl हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, CH3COOH हो गया, इन सारों को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन आ जाएगा। यहाँ पे भी ये देखो CH3COOH नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो सारे एसिड्स हैं, इनमें से कॉमन चीज़ क्या, जब इनको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन दे रही है। ठीक है, लग गया पता। वैसे ही अगर हम देखते हैं बेस के केस में, तो बेस के केस में NaOH एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप एग्जाम्पल ले लो NaHCO3 का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, MgOH2 का एग्जाम्पल ले लो। इन सब को जब हम वाटर में घोलेंगे ना तो भैया यहाँ पे OH नेगेटिव आयन और ये आएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, OH नेगेटिव आयन आएगा और Na पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम देखते हैं Mg पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इन सारों बेसिस में क्या कॉमन चीज़ है कि पानी में घोलने पे OH नेगेटिव आयन ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये दे दिया भैया अरहेनियस ने अपना कंसेप्ट। इसके बाद लीबियस आए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे समझाया। उन्होंने कहा कि जितने भी एसिड हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। वो क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, मतलब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है। क्या है सारे एसिड्स, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, मतलब ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लवर, इलेक्ट्रॉन से प्यार करते हैं।
प्यार करते हैं तो अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, अट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, तो अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट करके रखते हैं, ठीक है, ये क्या है, सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। और उन्होंने कहा लेकिन जितने भी बेसिस हैं वो इलेक्ट्रोफोबिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भगाना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं, आसानी से दे सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी और आखिरी डेफिनेशन जो यहाँ पे है वो है ब्रोनस्टेड-लोरी डेफिनेशन। भैया ब्रोनस्टेड-लोरी ने भी एक कंसेप्ट दिया, उन्होंने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हमने समझ लिया, ठीक है, आयंस के बेसिस पे भी समझ लिया, अब इसको प्रोटॉन की मदद से समझते हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ जो प्रोटॉन दे सके, रिलीज कर सके, ठीक है। प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव आयन, क्योंकि हम देखते हैं हाइड्रोजन के 3 यहाँ पे हमारे पास आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। जनरली जो एग्जिस्ट करता है नेचर में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में, वो कौन सा है, प्रोटियम। अब प्रोटियम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, पर यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी होता है। अब इसमें 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन तो है ही है ना। इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H+ आयन बन जाएगा, अगर ज़्यादा कर दिया तो H- नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन दो अगर यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है तो ये प्रोटियम है, एक न्यूट्रॉन आ गया तो ड्यूट्रियम हो गया। लेकिन अगर एक प्रोटॉन बदल दिया तो भैया न्यूक्लियर फिजन के केस में ही ऐसा हो सकता है, फ्यूजन के केस में ही ऐसा हो सकता है, जो सन में रिएक्शन होती है यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम बन जाएगा ना, एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाएगा, एटम ही बदल जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने प्रोटियम लिया, प्रोटियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया, सिर्फ और एक प्रोटॉन भी बच गया ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार प्रोटॉन को H+ भी लिख देते हैं। तो मतलब जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सके या H पॉजिटिव को डोनेट कर सके, वो क्या हो गए, एसिड हो गए। और जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर सकें या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, वो क्या हो गए, वो सारे के सारे बेस हो गए, ठीक है। ये आपको अब यहाँ पे पता चल गया होगा कि भैया एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे एम्फोटेरिक की, ठीक है। एम्फोटेरिक से पहले हम लोग न्यूट्रल समझ लेते हैं यहाँ पे। तो कहता है न्यूट्रल वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें ना एसिड की एसिड होती है ना बेस होती है, बीच की चीज़, ठीक है, बीच की न्यूट्रल है, ना एसिड की तरह बिहेव करती है ना बेस की तरह बिहेव करती है। अब लोग एम्फोटेरिक और न्यूट्रल के बीच में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ न्यूट्रल क्या होता है। अब न्यूट्रल मैंने बता दिया कि अब यहाँ पे जब हमने कितना एसिडिक कोई चीज़ है, कितनी बेसिक कोई चीज़ है, उसके लिए जब हमने उसके टेस्ट के लिए हमने pH मीटर बनाया, pOH मीटर बनाया, तब हमें पता चला ये पिन pH मीटर में देखो कहाँ तक हम लोग यहाँ पे रेंज ले सकते हैं। pH मीटर की रेंज होती है 0 to 14, ठीक है, यहाँ पे हम 1 to 14, तो भैया 1 से लेकर 14 तक होती है, और बीच में क्या आ गया 7, तो मतलब 7 जिनकी pH है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। इस तरफ जाएंगे तो जितना 7 से दूर जाते जाएंगे उतनी चीज़ एसिडिक हो जाएगी, इस तरफ भी जितना 7 से दूर जाएंगे उतनी चीज़ क्या हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो बीच की जो चीज़ है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है एम्फोटेरिक। भैया एम्फोटेरिक ऐसी चीज़ें होती हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर बेस की तरह भी बिहेव कर सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि भैया वहाँ पर ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जितनी भी न्यूट्रल चीज़ें होती हैं वो एम्फोटेरिक नहीं होती है, उनमें से कुछ एम्फोटेरिक होती है, लेकिन जितनी भी एम्फोटेरिक चीज़ें हैं वो सारी क्या होती हैं, न्यूट्रल होती है। एग्जाम्पल वाटर का ले लेते हैं, वाटर को कहते हैं कि वाटर क्या है, एम्फोटेरिक है। अब वाटर में क्या होता है, H2O, ठीक है, मतलब H और तो हम देखते हैं क्या फॉर्मूला, H2O, तो मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन है, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और 2 क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं जिन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आराम से जहाँ पे H पॉजिटिव आयन चाहिए वहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज करके ये किसकी तरह काम कर सकता है, एसिड की तरह, और जहाँ पे OH नेगेटिव आयन चाहिए वहाँ पे OH नेगेटिव आयन रिलीज करके बेस की तरह काम कर सकता है। तो दिस इज एम्फोटेरिक, है ना। तो अब यहाँ पे कहता है लिटमस, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब हम लोग को पता चल गया, अब सोल्ट टर्म रहेगी, सोल्ट को भी समझ लेते हैं, ठीक। तो जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और उस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सोल्ट और वाटर, ठीक है। तो सोल्ट का भी आप लोगों को पता चल गया, एसिड का भी और बेस का भी। अब कहता है, अब हम लोगों को देखो मैंने बात करी थी ना कि भैया टेस्ट से हम लोगों को पता लग सकता है कि ये चीज़ एसिडिक है या ये चीज़ बेसिक है ना। टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को टेस्ट तो कर नहीं पाते हैं ना कर सकते हैं, है ना। तो मान लो धूल मिट्टी कहीं पड़ी है, उसको थोड़ी हम टेस्ट करने बैठेंगे, ना ही ये एक एग्जैक्ट मैनर है चीज़ों को पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे धीरे धीरे इंसान ने इंडिकेटर्स की तरफ जाना शुरू करा, इंडिकेटर की खोज करना शुरू करी। तो उसी में से एक उसने क्या करा, लिटमस पेपर की ईजाद करी। तो लिटमस पेपर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है भैया रेड लिटमस पेपर, ठीक है, और एक होता है रेड लिटमस पेपर, और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे पास लिटमस होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको एक मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, वो ट्रिक बहुत ही यूजफुल रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को पता तो है कि भैया लिटमस पेपर के साथ एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है। अब ब्लू के साथ करता है, रेड के साथ, ये हम भूल जाते हैं, है ना। और वो कलर क्या करता है, कलर चेंज कर देता है। लेकिन एग्जाम के वक्त हम कंफ्यूज होते हैं, ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है और हम भूल जाते हैं। तो अब हमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इसके बाद आप लोगों को ये चीज़ कभी नहीं भूलने वाली है। अब ट्रिक आपने क्या याद रखनी है, आपने यहाँ पे याद रखने हैं 2 वर्ड, बार। एक आपने याद रखना है बार, और दूसरा आपने याद रखना है RBB। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये है क्या बार और RBB। तो हम देखते हैं यहाँ पे ब्लू लिटमस, ठीक है, बी से ब्लू लिटमस प्लस एसिड। जब ब्लू लिटमस को एसिड में मिलाते हैं तो भैया वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस को एसिड से मिलाते हैं तो वो कैसा हो जाता है, रेड। दिस इज बार। ठीक है, ये ट्रिक क्या है, बार। तो इसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। तो इसका आंसर क्या हो गया, ब्लू लिटमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड। ब्लू रेड में कब कन्वर्ट हो रहा है, जब हम उसमें हमने क्या ऐड करा, एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एसिड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी ट्रिक है RBB। तो R से यहाँ पे रेड लिटमस। जब हम रेड लिटमस को क्या करते हैं, किसके साथ प्लस करते हैं, बेस के साथ, तो भैया वो क्या बन जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और जब हम देखो ब्लू लिटमस के साथ बेस को रिएक्ट करेंगे ना, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो ब्लू ही रहेगा। लेकिन एसिड डालेंगे तब वो रेड होगा। सेम रेड लिटमस के साथ अगर हम एसिड रिएक्ट करवाते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, वो क्या होगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पक्का सोल्व होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द प्रोडक्ट इज। तो हाल ही में रिसेंटली अभी तो हमने इसको डिस्कस करा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। तो भैया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट क्या बनता है, अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड का जो रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन, उसको न्यूट्रलाइज करता है बेस का OH आयन, या फिर वाइस वर्सा भी कह सकते हैं इसको कि भैया बेस का OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करता है एसिड का H पॉजिटिव आयन। ठीक है, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हम लोगों को, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आंसर तो हमें पता है क्या होगा, यहाँ पे सोल्ट प्लस वाटर। एक एसिड ले लेते हैं, लेट इट बी HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेट में भी होता है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे सोप ले लेते हैं, सोप में जो होता है NaOH, वो बेस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो ये H पॉजिटिव जो था ये इस OH नेगेटिव के साथ जुड़ गया, और ये Cl नेगेटिव इस Na पॉजिटिव के साथ जुड़ गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, ये दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, H2O बना देंगे, वाटर, प्लस ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, NaCl, कॉमन सोल्ट या टेबल सोल्ट। ठीक है, NaCl हमारे पास आ जाएगा। तो दिस इज सोल्ट प्लस वाटर। ये हर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऐसे ही होता है। एक एग्जांपल है, कोई और बेस और एसिड लेके भी देख लेना, यही रिजल्ट आएगा। हमेशा आपके पास क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नेगेटिव लोगरिथम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड। तो भैया नेगेटिव लोगरिथम वैल्यू की क्या होती है हाइड्रोजन की, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं pH। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, pH। यहाँ पे हमारा सही जवाब होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जगह अगर यहाँ पे OH आयन की अगर बात करें तो वो हो जाएगी POOH, है ना। तो ये हमारे पास ये आंसर तो है नहीं, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे pH। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है वो कहता है एट हायर एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम लोअर बिकॉज। अब इनमें से क्या रीजन है, तो सबसे पहले वो समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट जो होता है भैया किसी भी सब्सटेंस का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट में हम देखते हैं, जो देखो ये कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड है, इसका जो इंटर लिक्विड का जो इसके अंदर का जो फोर्स है, ठीक है, जो फ्लूइड इंटरनल फ्लूइड का जो यहाँ पे फोर्स है वो जब इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम जानते हैं ये हमारी धरती है, इसके चारों तरफ क्या है, एयर है। अब एयर का कुछ वेट है, तो एयर क्या कर रही है, कंटिन्यूसली वेट वो नीचे की तरफ धरती की तरफ, धरती पे सरफेस पे लगा रही है। ठीक है, उस वेट की तरफ हम लोगों पे धरती के सरफेस पे क्या लग रहा है, प्रेशर, सॉरी फोर्स लग रहा है। तो फोर्स एक्टिंग अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर। ठीक है, तो भैया यहाँ पे जो एयर हम पे प्रेशर लगा रही है उसे हम कह देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह देते हैं उसको हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस का मतलब ग्रीक में भैया एयर होता है, और एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो भैया जो हमारे पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, जब उस प्रेशर के बराबर जब हम देखते हैं इस लिक्विड का जो हम देखते हैं कि प्रेशर हो जाता है, इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी यहाँ पे कंटिन्यूसली हम देखते हैं पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से। हम देखते हैं अब यहाँ पे ये चारों तरफ से एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, उनको काउंटर कौन कर रहा है, दूसरे पार्टिकल की फोर्स, उनके सराउंडिंग में पार्टिकल जो है उसकी फोर्स, ऊपर नीचे सारे पार्टिकल एक दूसरे की फोर्स को काउंटर कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे हैं, अब यहाँ पे इनको नीचे से तो इनका जो फोर्स है, देखो ये तो काउंटर हो रहा है, लेकिन ऊपर से हम देखते हैं इम्बैलेंस्ड फोर्स है, इस वजह से ये सरफेस टेंशन का फिनोमेना आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे लिक्विड के अंदर हम देखते हैं कि भैया एक प्रेशर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भैया एक लिक्विड के अंदर इंटरफ्लूइड प्रेशर है, ठीक है। जब ये भैया ये सरफेस टेंशन जो देखो ये जो प्रेशर है लिक्विड के अंदर का जो प्रेशर है, किसी वजह से हम इस जितने भी यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल्स हैं इनके पास इतनी एनर्जी आ जाए कि सरफेस टेंशन से ज़्यादा इनके पास हमारे पास एनर्जी हो सके, सरफेस टेंशन को ये क्रॉस कर सके, ठीक है। सरफेस टेंशन के बाद सरफेस टेंशन इज ऑल्सो फोर्स दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो भैया इस फोर्स को ये क्या कर सके, तोड़ सके, है ना। तो जब हम देखते हैं इन लोगों के पास इनकी जो एनर्जी है इतनी हो सके कि भैया ये इसको मैच कर सके सरफेस टेंशन को, और ये क्या कर सके, यहाँ से वेपराइज हो सके। उस देखो उस एक पॉइंट को कहते हैं भैया, हम क्या कहते हैं, हम उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और उससे ज़्यादा से ज़रा सी भी एनर्जी ज़्यादा मिली ना, तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाएंगे, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई अब, ठीक है। तो हम कहते हैं, तो हमने ये चीज़ देख ली। तो अब कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है चीज़ों का वो कम हो जाता है, कहाँ पे कम हो जाता है, हाइट में। ऐसा क्यों होता है, तो भैया यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ ऊपर जाते हैं ना, तो हवा भी कम होती गई। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि ये पूरी इतनी हवा का, यहाँ पे इतनी सारी हवा का यहाँ पे प्रेशर है। अब हाइट में ऊपर चलेगी, मान लो यहाँ पे किसी ये माउंटेन है, यहाँ पे चलेगी हम ऊपर, ठीक है, इसके टॉप पे। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये हवा तो नीचे रहेगी। अब यहाँ पे बस इतनी कर हवा है, तो इसका कम वेट होगा, कम प्रेशर होगा। तो इस कम प्रेशर से ओवरकम करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो कम एनर्जी से ही वाटर जल्दी बॉईल कर जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। तो अब भैया हायर पॉइंट्स पे, हायर एल्टीट्यूड पे हम लोगों के पास बॉइलिंग पॉइंट जल्दी क्यों आ जाता है, बिकॉज वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे लो होता है। तो ये यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहता प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज अब कहता भैया प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध पानी, डिस्टिल्ड वाटर की बात कर लो, प्योर वाटर की बात कर लो, सीडीएस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के, है ना, कि भैया प्योर वाटर जो है, जैसे पूछ लिया गया था पिछली बार एग्जाम में कि भैया इनमें से कौन सी चीज़ है जो क्या करती है, कंडक्ट नहीं करती है वाटर को, ठीक है, सॉरी कंडक्ट नहीं करती है इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसमें वाटर भी ऑप्शन था। अब जिन लोगों को लगता होगा कि भैया वाटर करंट को क्या करता है, क्या कैरी करता है या कंडक्ट करता है, वो बिल्कुल गलत है। अगर वाटर प्योर स्टेट में है तब नहीं करेगा, अगर उसमें आयंस हैं तब वो करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे प्योर स्टेट में वाटर ये है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, लेकिन ये क्या है, जुड़े हुए हैं, ये अलग आयन ही है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए, पास करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए हम लोगों को फ्री आयंस चाहिए, फ्री आयंस। फ्री हम लोगों के पास अगर आयंस होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो करंट को लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे फ्री आयन तो है ही नहीं, ये बाउंडेड एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि अगर इसमें NaCl डाल दे तो भैया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ पे फ्री आयन मिल जाएंगे हम लोगों को, या हम लोग यहाँ पे NaOH डाल दें तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा। तब हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या होगा, काइंड ऑफ ऐसा सोल्यूशन बन जाएगा जिसमें फ्री आयंस है और ये क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है वाटर को। क्लोरीन डाल दें, कुछ ऐसा डाल दें कि तो तब हमारे पास फ्री आयन आएंगे। लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रल वाटर, सॉरी जो हमारे पास प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, उसमें फ्री आयन है ही नहीं, तो ये भैया कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इसमें करंट को कैरी करने के लिए आयन ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, बिकॉज इट इज नॉट आयनाइज्ड, ठीक है। उसके बाद कहता है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या ऑल ऑफ दीज। तो इसको भैया समझने की जरूरत है ना, इसको समझेंगे क्योंकि अच्छे से अच्छे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। हम कंसेप्ट क्लियर करने आए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन की एग्जांपल से समझते हैं। सबसे आसान चीज, सबसे आसान एटम, सबसे आसान एलिमेंट जो समझने के लिए वो हाइड्रोजन। इसको समझ गए तो बाकी चीजें अपने आप ही हम लोगों को समझ यहाँ पे आ जाएगी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो ये क्या बन गया, हमारे पास प्रोटियम बन गया। अब हमने इसमें एक इसमें क्या डाल दिया हम लोगों ने, न्यूट्रॉन डाल दिए। तो ये क्या बन गया, ये देखो ये बन गया ड्यूटेरियम।
ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का ही अलग आइसोटोप, यहाँ पे इसको कई बार डी से भी डिनोट करते हैं, तभी तो हैवी वाटर है ना, हैवी वाटर का यूज़ करते हैं ना हम लोग, कहाँ पे करते हैं, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें एज अ कंट्रोलर, ठीक है। तो भैया वहाँ पे हम लोग हैवी वाटर का यूज़ इसलिए करके कहते हैं क्योंकि भैया वाटर से थोड़ा हैवी होता है, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो भैया यहाँ पे हाइड्रोजन का वेट भी तो बढ़ गया, है ना। मोलिकुलर, अब यहाँ पे बात करें उसका तो जो वेट होगा हाइड्रोजन का वो भी तो बढ़ जाएगा, वाटर का भी हम देखते हैं तो उसका वेट बढ़ जाएगा, इसलिए तो हैवी हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन रहा तो हाइड्रोजन ही ना, हाइड्रोजन ही रहा है। अब यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन हमने ऐड कर दिए तो ये ट्रिटियम बन जाएगा। अब ड्यूटेरियम में ड्यू वर्ड है, मतलब 2 वर्ड, तो भैया 2 मतलब यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ट्री वर्ड हो रहा है, प्रो का मतलब 1, तो यहाँ पे भैया 1। लेकिन रहा तो देखो न्यूट्रॉन चेंज करने से क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, आइसोटोप बदल गया हाइड्रोजन का, लेकिन है तो हाइड्रोजन ही ना, एटम तो हाइड्रोजन का ही रहा ना, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एटॉमिक नंबर चेंज हुआ, सबसे पहले यहाँ पे एटॉमिक नंबर समझते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना। और एटॉमिक नंबर अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट को देखें जो न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो कई लोग इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे H+ बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया एक्स्ट्रा तो ये H- बन जाएगा, लेकिन रहेगा तो हाइड्रोजन का ही आयन ना, बदला थोड़ी। लेकिन हमने यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल दिया, क्या बदल दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ हमने एक और हाइड्रोजन रिएक्ट कर दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ही ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे भैया हम देखते हैं न्यूक्लियर क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी, और वो ऐसे नहीं होती है, बहुत ज़्यादा इसके लिए कंडीशन होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है ना, इनिशिएट करने के लिए इसको, और यहाँ पे हमारे पास हीलियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हीलियम। तो अगर हमने एक प्रोटॉन यहाँ पे ऐड करा और तो ये हीलियम बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन बेशक एक ही रह लो तो वो भैया He पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो ना मेरी बात कि यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर की अभी डेफिनेशन भी पता है, तब भी हो जाना था, लेकिन कंसेप्ट के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी। अगर आपको इसकी डेफिनेशन भी पता है ना एटॉमिक नंबर की, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एटम, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको यहाँ पे आंसर निकल सकता था कि ये प्रोटॉन इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वी कैन सेपरेट वाटर फ्रॉम सॉल्ट फ्रॉम बराइन सोल्यूशन। कहता है नमक के घोल से, नमक का घोल जो पानी में है उससे हम लोग नमक और पानी को अलग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग देखो चीज़ों का नाम है, इनको समझेंगे सबसे पहले। अब इवेपोरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, हम लोग देखो लिक्विड को क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को इतनी हीट देते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट, उसके जो अंदर के पार्टिकल हैं ये बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करके करते हैं, वेपर्स में बन जाए, ये वेपर्स बन जाते हैं, इसलिए इसको वेपराइजेशन या वेपराइजेशन कहते हैं। और ये यहाँ से हम लोग देखते हैं गैस की फॉर्म में छुबंत हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में किसी हम लोग, ठीक है, किसी भी सॉलिड को इतना ज़्यादा हीट करते हैं, है ना, डिपेंड करता है सॉलिड के नेचर पे। अगर वो सॉलिड, अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, या फिर कैम्फर है, ठीक है, जिसे कपूर कहते हैं, या फिर अगर आपके पास यहाँ पे आयोडीन है, इस तरह का सॉलिड है, उसको हीट करोगे तो सीधा गैस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, सीधा गैस, बीच में स्टेट ही नहीं आई लिक्विड की। हम देखते हैं ना ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड और गैस। वैसे तो हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोसाइंस कंडेंसेट, लेकिन जनरल लाइफ में हम 3 को ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड को हमने हीट करा तो ये मेल्ट हो गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग होके ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ठीक है। जब हम देखते हैं ना आइस क्यूब को आपने हीट दी तो वो मेल्ट होके क्या बन जाता है, लिक्विड वाटर बन जाता है, ठीक है। देखा ही होगा आपने आइस क्यूब, वाटर का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। वाटर अगर सॉलिड स्टेट में, मतलब आइस क्यूब है, इसको आपने हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में H2O बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने अब लिक्विड को और ज़्यादा हीट करा तो ये क्या होगा, ये भैया वाटर वेपर बन जाएगा, ये गैस में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। और यहाँ पे इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है, गैस से भी सीधा अगर सॉलिड बन गया तो इसको भैया कह सकते हैं कि भैया ये होगी एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, या फिर इसको कई बार सब्लिमेशन भी कह देते हैं। और इस प्रोसेस को अगर हम देखो, सॉलिड को भी सीधा डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, इतना हीट कर दिया, और सॉलिड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो लिक्विड स्टेज में नहीं जाता, तो इस प्रोसेस को भी हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो बीच में ये वाली स्टेट मिक्स हो गई, तो अब यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि भैया क्या क्या होता है, दिस इज सब्लिमेशन। तो वैसे ही हम लोगों को फ्रीजिंग और कंडेंसेशन बचेगा। अब देखो हमने यहाँ पे लिक्विड को क्या कर दिया, कूल कर दिया, और वो ठंडा होके कंडेंस होके क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग, है ना। और कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस को हमने क्या कर दिया,
कूल कर दिया तो उसके पार्टिकल पास पास आ गए और लिक्विड बन जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब मान लो आपके पास ये यहाँ पे एक वेसल है, इसमें ये नमक है, आपने कहाँ पे नमक मिला दिया होगा, पानी में, और दिस इज़ वाटर। तो अब यहाँ पे आपने इसको हीट करा तो इसके जितना भी वाटर था वो सारा इवेपोरेट हो गया, और नीचे क्या बच जाएगा, जो नमक था वो नीचे आपके पास यहाँ पे बच जाएगा, नमक थोड़ी इवेपोरेट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इवेपोरेशन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्या इसका सही जवाब होगा, इवेपोरेशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपके सामने है, कहता है न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन एटम एक्सेप्ट, कहता है इनमें से सारों में क्या है, न्यूट्रॉन है एक को छोड़ के, और एक कौन है। हीलियम की बात करें तो भैया हीलियम में भी न्यूट्रॉन तो होता ही होता है। ठीक है, कार्बन में भी न्यूट्रॉन होता है, अगर ना बात करें नाइट्रोजन, इसमें भी न्यूट्रॉन होता है, लेकिन हाइड्रोजन के हमने आइसोटोप्स पढ़े थे, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पढ़े थे अलग अलग। उसमें जो प्रोटियम वाला आइसोटोप है उसमें हमने देखा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा सही जवाब होगा। तो ये थे आज हमारे कुछ क्वेश्चन, आई होप ये बहुत मदद करेंगे। ठीक है, साथ साथ में हमने सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं करे, कंसेप्ट भी यहाँ पे देखे हैं। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो आगे भी आपके काम आएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे डेफिनेटली आप उनको भी आराम से सोल्व कर पाओगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट समझो, ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। वी आर ऑलवेज विद यू, हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय भारत।